हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल बायोकेम एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है, जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 है, और ये केमिकल काइनेटिक्स हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर से ही करेंगे। तो पहले लिखते हैं हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स। यानी देखिए, केमिकल का जो है हम काइनेटिक स्टडी करेंगे, यानी इसमें कुछ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करने से पहले जरा देख लें हम लोग, इसके पहले जो क्लास 11th में पढ़े हैं उसका क्या क्या स्कोप है, मतलब यो क्या उसका कंट्रीब्यूशन है केमिकल रिएक्शन में। तो देखिए, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो गिब्स फ्री एनर्जी था, यानी गिब्स फ्री एनर्जी से हमको ये पता चल रहा था कि रिएक्शन होगा कि नहीं, यानी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पता चल रहा था। ठीक है, यानी फिजिबिलिटी रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो हमको कैसे पता चल रहा था, थर्मोडायनेमिक्स से। यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी प्रोसेस वो होगा कि नहीं, यानी स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक चैप्टर और पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लास 11th का ये पोर्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम ये बताता है कि कोई रिएक्शन अगर जो हुआ तो कितना तक हुआ है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ द केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन कितना हुआ, ये हम स्टडी किए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या कुछ पास आउट होंगे तो वो लोग यही देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है क्या होता है, ये बताता है कि वो रिएक्शन कितना हुआ। लेकिन इन दोनों चैप्टर ने हमको ये नहीं बताया कि हमको ये रिएक्शन मतलब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम वो कितना जल्दी अटेंड कर लेगा, कितना टाइम लगेगा रिएक्शन में होने में। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बताया कि भैया चलो ये केमिकल रिएक्शन होगा नहीं होगा वो अलग की बात है, वो तो है भाई, होगा तभी तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो एक चैप्टर, इसीलिए इस चैप्टर की हम लोग स्टडी करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम ये देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कितने स्पीड से हो रहा है। अब केमिकल काइनेटिक्स का जो हम डिफिनीशन लिखेंगे तो देखिए, कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हैं। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री which gives information, to take time for completion of the reaction, for completion of reaction, for completion of reaction, मतलब कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि जो कभी कंप्लीट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमको कम से कम ये तो पता चलेगा कि कितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। ठीक है, मतलब कितने समय में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कितने समय में कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं ये डिफिनीशन नहीं फिट बैठता है, तो वहां तो हम ये कह सकते हैं कि इतने समय में इतना केमिकल जो है रिएक्टेंट जो है कंज्यूम हुआ, या इतने समय में इतना प्रोडक्ट हमको बना। यानी इसमें जो है हम स्पीड की स्टडी करेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किस टर्म में स्टडी करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म में स्टडी करेंगे। अच्छा अब ये देखिए कि कंसंट्रेशन के टर्म में क्यों स्टडी करते हैं। भाई देखिए फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, एक्स से डिस्टेंस x2 तक गया, x1 से लेकर के x2 तक गया, उनका मान लीजिए 10 मीटर गया, 5 मीटर गया, जो भी गया, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ के केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, केमिकल ऐसा थोड़ी है कि एक टेस्ट ट्यूब में से दूसरे टेस्ट ट्यूब में दूसरे में उड़ करके चला जाएगा। भाई यहाँ केमिस्ट्री में जो क्या केमिकल वो कंसंट्रेशन का चेंज होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, तो क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो यानी हम क्या स्टडी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे और उनको कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं। यानी केमिकल काइनेटिक्स में जो हम स्टडी करेंगे, पहला स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ROR, तो इसको बोलते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। हम ये स्टडी करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम ये भी स्टडी करेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कई फैक्टर है कि जैसे कि नेचर हो गया रिएक्टेंट का, किस नेचर का है। उसके बाद ये भी स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा कहीं नहीं पड़ेगा। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, कैटलिस्ट का इफेक्ट देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात तो ये भी है कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे तो किस तरह के रिएक्शन का स्टडी करेंगे। तो देखिए कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जो बहुत फास्ट होते हैं, मतलब आपने दो रिएक्टेंट को मिलाया नहीं कि प्रोडक्ट फट से बन गया, इतना कम समय लगता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत कम समय कुछ रिएक्शन में लगते हैं, तो उनको जो वेरी फास्ट रिएक्शन है उसमें हम स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए मतलब हमको क्या होता है कि जैसे मिलाएंगे तो हमें कुछ टाइम तो चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें जो होता है कि हम एक होता है जो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे कि आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन, तो आयनिक रिएक्शन में जैसे कि मान लीजिए AgNO3 ले लीजिए और प्लस NaCl मिला दीजिए, तो क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा और प्लस NaNO3 बनेगा। भाई आपने मिलाया नहीं कि प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, तो मेजर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जो बहुत स्लो होते हैं, जिनका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ही नहीं पाएंगे। भाई रेट ऑफ रिएक्शन किसका, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होगा, आगे अभी बताएंगे। तो देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होगा। तो अब बताइए कि कोई रिएक्शन ऐसा चल रहा है कि सालों साल लग रहे हैं, 10 साल 20 साल, कुछ तो बहुत 100 साल हजारों साल लग जाते हैं, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो वेरी स्लो होंगे, वेरी स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, तो वेरी स्लो रिएक्शन में कौन होता है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट, डायमंड टू ग्रेफाइट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया डायमंड तो इतना महंगा है और ग्रेफाइट इतना सस्ता है, डायमंड खरीद लेंगे पता चला ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं होता है, हजारों साल लग जाते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आज गए हीरा खरीद करके ले आए और अगले साल जो है वो ग्रेफाइट, ऐसा नहीं होता है। तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, यानी वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे, जो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, जो मॉडरेट केमिकल होता है, मतलब जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है मॉडरेट होता है, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो मॉडरेट टाइप का रिएक्शन होगा, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, न बहुत ज़्यादा होगा न बहुत कम होगा, हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तीसरा करेंगे, वी विल स्टडी
द रेट ऑफ रिएक्शन, आर वार लिख दे रहे हैं, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मॉडरेट टाइप का जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा उसका स्टडी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है भाई, ईस्टर कैसे बनता है, एसिड और एल्कोहल के कंडेंसेशन से बनता है। तो ऐसा थोड़ी एसिड और एल्कोहल मिला दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए, तुरंत ईस्टर नहीं बन जाता, उसको हीट करना पड़ता है, तो कुछ टाइम लगता है, तब जाकर के महकते हैं। तो उसमें कुछ टाइम लगा तब हमको रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने का समय मिल गया। तो जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, और एक और बहुत मेथड जो है फेमस है भाई, क्या है, हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, N2 मिला दीजिए और प्लस 3H2 मिला दीजिए और इसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा दीजिए, 2NH3 बना दीजिए, अमोनिया बन गया, ठीक है। जैसे ईस्टर का रिएक्शन लिखना चाहिए, लिख लीजिए CH3COOH और प्लस C2H5OH, ईस्टर बना दीजिए। यहाँ H प्लस और H2 लगा दीजिए, H प्लस ही लगाइए एसिड, ठीक है। तो CH3COO C2H5 बना प्लस H2O बना, ईस्टर का फॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यानी हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, ऐसे केमिकल रिएक्शन की कि जो बहुत न फास्ट हो न बहुत स्लो हो, ठीक है। एक रिएक्शन और होता है तीसरा, वो भी लिख लीजिए, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर में क्या होता है, सुक्रोज जो होता है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये हेडिंग डालिएगा, ठीक है, जिसको हम ROR से लिखते हैं। स्मॉल आर भी, स्मॉल ROR लिख सकते हैं, कैपिटल ROR लिख सकते हैं, मतलब दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहले ही बता चुके हैं कि इसमें भाई केमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें कंसंट्रेशन चेंज होगा, ठीक है। अगर जो सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, गैस के फॉर्म में रहेगा तो प्रेशर में अल्टरेशन आएगा, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, चेंज इन concentration per unit time is known as rate of reaction, rate of reaction। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए आर को हम लिख दे रहे हैं प्लस माइनस करके, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशन लिख दे रहे हैं, और डिवाइडेड बाई जो होता है, अरे ये डेल्टा तो लगाया इन्हें चेंज, देखिए डेल्टा और ये प्लस माइनस और अपान डेल्टा टी, ठीक। अब मतलब समझ लीजिए, देखिए जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहे हैं तो वो एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास मतलब मोल पर लीटर, और डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अब आइए इसके यूनिट की बात कर लेते हैं हम। यूनिट, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है क्या होगी भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रखेंगे हम, मोल पर लीटर रखेंगे, मोल पर लीटर। और टाइम की जो यूनिट होती है भाई, हम यहाँ जनरली जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं CGS सिस्टम यूज करते हैं, तो इसमें जो है पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड जनरली हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखते हैं, ठीक है। पर मिनट भी लिख सकते हैं, पर आवर भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना मॉडरेट रिएक्शन यूज करते हैं तो सेकंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है ये होगी। अब आइए देखिए इसमें प्लस और माइनस का साइन क्यों यूज हुआ है। तो देखिए प्लस जो होता है ये इंडिकेट करता है कि जो डिफरेंस आया है वो पॉजिटिव में आया है, और प्लस जो होता है जनरली यूज होता है, जनरली क्या, हमेशा यूज होता है प्रोडक्ट के लिए, यानी ये प्रोडक्ट के लिए। और कंसंट्रेशन जो होता है किसका घटता है टाइम के साथ, रिएक्टेंट का, तो निगेटिव साइन आता है किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए,
ठीक है। अच्छा जरा इसको समझ लीजिए प्लस और माइनस कैसे आया। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने क्या किया, इसका 2 मोल ले लिया। ठीक है, मान लीजिए 2 मोल ले लिया। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2 ही मोल हमें हर जगह होता है। मान लीजिए 2 मोल लिया और उस समय ये 0 रहेगा और टाइम t पर पता चला कि इसका कुछ मोल यूज हो गया, मान लीजिए 0.5 मोल, तो 2 माइनस 0.5 मोल, तो कितना, ये मान लीजिए 0.5 मोल बन गया। ठीक है, मान लीजिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने 1 ही लगाया है, तो कितना बचा, ये 1 बचा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ, 1.5 बचा। ठीक है, तो जब भी डिफरेंस आप निकालते हैं तो हम ये दिखा रहे हैं कैसे निगेटिव आया। तो डिफरेंस ये फाइनल कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल है, तो डेल्टा कभी भी निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो फाइनल डेल्टा सी मान लीजिए हम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, फाइनल 1.5 है और -2, तो देखिए -0.5, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना आया, माइनस में आया। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी डेल्टा निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, इस वजह से यहाँ पर माइनस कर दीजिए। और प्रोडक्ट में देखिएगा इनिशियल कितना था, 0 था और बाद में कितना 0.5 हो गया। तो अगर जो हम डेल्टा पी निकालना चाहें प्रोडक्ट के लिए तो देखिए फाइनल कितना हो गया, 0.5 माइनस 0, तो ये प्लस 0.5। इसीलिए यहां पर हमने प्लस दिखाया है और माइनस दिखाया। प्लस का मतलब ये हो गया वो प्लस का मतलब ये प्रोडक्ट का है और माइनस का मतलब वो रिएक्टेंट का है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, देखिए जनरल 2 तरह का हम स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस और क्या कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी थोड़ी देर के बाद बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कि जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन दिया रहे तो उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग 2 तरह का देखेंगे, थोड़ा सा जान भी लीजिए, अभी आगे इसके बारे में लिखा भी देंगे। तो एक पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए एवरेज में क्या करते हैं कि थोड़ा टाइम इंटरवल ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, 2-4 सेकंड 5 सेकंड का हम टाइम इंटरवल इसमें ले लेते हैं। ठीक, तो हमको डेल्टा टी की वैल्यू 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, मतलब इसमें अच्छा खासा थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो कंसंट्रेशन का जो चेंज आता है वो भी अच्छा खासा आ जाता है। तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये एवरेज में होता है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्षणिक, मतलब एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट, यानी उसी समय कितना चेंज हुआ। ठीक, उस समय उसका रिएक्शन क्या होगा कि मैं मतलब 0.001 सेकेंड में कितना चेंज हुआ। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस पर हम मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं, मतलब उसमें टाइम का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो जिसको हम कह देते हैं कि उसी समय कितना रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब रेट लॉ को मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे इक्वेशन दे दिया गया हो, हम पहले उसको देख देते हैं। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन, हेडिंग डाल दीजिएगा रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखा है A प्लस बी और ये इक्वल टू C प्लस डी। ठीक है, अच्छा देखिए अभी तक मैंने किसी के सामने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाया है। ठीक, अब हम ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चलिए लगा देते हैं। यहाँ मान लीजिए ये x1 है, ये x2, अच्छा x1 x2 के फॉर्म में मत रखिए क्योंकि डिफरेंशिएशन हो जाता है तो गड़बड़ा जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम n1 रख दे रहे हैं, n2 रख दे रहे हैं, N3 रख दे रहे हैं, N4 रख दे रहे हैं। ठीक, अभी नंबर के फॉर्म में N1 N2 N3 क्या है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब रिएक्शन को जो बैलेंस करने में जो नंबर आ जाते हैं उसी को हम यहाँ पर N1 N2 N3 के फॉर्म में लिख दिए हैं। बात समझ में आया। तो N1 N2 N3 N4 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, अब आइए
इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, जैसे कि ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम चारों में से किसी के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जब हम रिएक्टेंट यूज करते हैं तो सबसे पहले माइनस लगाते हैं। अभी डिस्कशन किए थे कि माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है टाइम के साथ घटता है और उसके बाद जो डिफरेंस निकाला जाता है तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जैसे माइनस साइन लगा दिए, ये बता दिया कि ये रिएक्टेंट है, और उसके बाद जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर आते हैं तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको 1/, में लिख देते हैं, 1/N1, ठीक है। और उसके बाद इनका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक। इज इक्वल टू, इसके लिए अगर यहां से हम निकालना चाहें तो ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका N2 है तो यहां N2 लिख दीजिए, डेल्टा बी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अगर जो हम सी के टर्म में निकालना चाहें तो वही करेंगे। तो ये किधर साइड है, ये प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस लगा दिए, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N3 है तो N3 लगा दीजिए, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, डी भी क्या है, प्रोडक्ट है, तो 1/N4 लिख देंगे, और ये डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है दो यहाँ रिएक्टेंट है तो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक भी बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरीके से एक्सप्रेशन करते हैं। अब आइए और समझ लीजिए, यहां पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका ये है, अगर जो हमने ये लिख दिया है सिर्फ डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इसमें जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 करेंगे तो हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, यानी ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके सामने माइनस तो लगाए ही हैं तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम इसको अगर जो माइनस साइन हटाना भी चाहते हैं तो हटा सकते हैं, मॉड लगा दीजिए, मॉड डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए बी के लिए देख लेते हैं, तो इसके लिए होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा, माइनस लगा देंगे, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो ये बी का डिसअपीयरेंस, तो देखिए जब डिसअपीयरेंस और ये पर्टिकुलर के केस में लिया जाएगा तो हम जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाते हैं, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन होल निकाला जाता है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/, में हो जाता है, ठीक है। जैसे सी का निकालना रहे तो रेट ऑफ, यहां क्या होगा, अपीयरेंस, भाई सी जो है प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो अपीयर होगा ना कि वो खत्म होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू प्लस साइन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। या मॉड लगा दीजिए, हटा दीजिए, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अगर जो हमको डी लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन अगर जो आपने रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख दिया तो वहां प्लस और माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसको प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आइए कुछ इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो हम वही लिखेंगे जो सबसे फेमस है, कौन, हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन। अब उसका रेट ऑफ अपीयरेंस लिख देंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख देंगे, कौन अपीयर हो रहा है, कौन डिसअपीयर हो रहा है, और कौन कितना रेट ऑफ रिएक्शन में चल रहा है। तो चलिए लिखते हैं पहला,
रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है। अच्छा आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है नहीं, जी बैलेंस है। उसके बाद आएंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहले इसके टर्म में देख लेते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1/1। अच्छा ये भी देखेंगे, पहले ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट है तो माइनस हो गया तो 1/1। ठीक है। अच्छा चेंज इन कंसंट्रेशन तो डेल्टा N2 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू, इसका क्या है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट है तो माइनस हो गया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 हो गया, और इसका डेल्टा H2 अपान डेल्टा T। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अमोनिया क्या है, अमोनिया वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो इसके लिए हम प्लस लगा देंगे। अब प्लस लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो यही तो डेल्टा हो गया। और ये सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो लिखे ही नहीं, तो 1/2 हो गया, और ये डेल्टा NH3 अपान डेल्टा T। ठीक है। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर अगर जो हम ये कहें कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा N2 अपान डेल्टा T। ठीक। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप हाइड्रोजन लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन लिखेंगे तो अब इसके साथ जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस देख रहे हैं, न कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा H2 अपान डेल्टा T। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, रेट ऑफ, अब कौन है, अमोनिया का अपीयरेंस है, अमोनिया भाई प्रोडक्ट है, तो अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा NH3 अपान डेल्टा T। जब हमने अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिख दिया तो हमको साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अगर जो साइन लिखा है तो इसका मतलब वो बता रहा है कि वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस साइन लगेगा और प्रोडक्ट रहेगा तो वो प्लस साइन लगेगा। ठीक है। एक रिएक्शन और देखते हैं, SO2 का देख लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। देखिए SO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो दूसरा हो जाएगा ना। हाँ तो दूसरा देखते हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। तो SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3, तो ये 2 हो जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां से शुरू करिए, तो ये रिएक्टेंट है तो माइनस हो गया, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 हो गया, और ये डेल्टा SO2 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू, इसका ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस हो गया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 हो गया, और डेल्टा O2 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो ये प्लस हो गया तो 1/2 हो गया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो डेल्टा SO3 अपान डेल्टा T। ठीक है। तो SO2 के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। अब आइए कुछ ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इक्वेशन लिखते हैं जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है फ्रैक्शन में रहे। ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, नहीं तो इस तरीके से तो बहुत सिंपल हो जाता है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन N2 प्लस O2 और ये बनाया है NO,
बैलेंस कर दीजिए 1/2 1/2। देखिए हम इधर 2 करके भी बैलेंस कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 रखा। इसलिए रखा थोड़ा सा आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो पहले नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। आप जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए देख सकते हैं। हम शुरुआत भाई ऐसे लिखा है तो सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। आपका मन करेगा यहाँ से शुरू करने, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से मन करेगा यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी शुरू कर सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो पहले ये तो रिएक्टेंट है तो माइनस हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 में चला जाता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, तो ये 1/1/2 और ये डेल्टा N2 अपान डेल्टा T, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा ऑक्सीजन है तो इसके लिए माइनस, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगाया, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/1/2 डेल्टा O2 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो ये प्लस लग गया, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 डेल्टा NO अपान डेल्टा T, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, अब ये ऊपर चला जाएगा ये 2 हो जाएगा, और ये डेल्टा N2 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस, ये 2 हो जाएगा, डेल्टा O2 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू, ये प्लस ही रहेगा, डेल्टा NO अपान डेल्टा T, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ इस पर न्यूमेरिकल एक और लगा लेते हैं जो KClO3 है। एक्चुअली में पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने का मेथड है, और इसका एग्जाम्पल भी कई जगह लिखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट से हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हीट करके कराते हैं, और उसमें जो होता है एक कैटलिस्ट यूज होता है MnO2, ठीक है। तो उसका जब फैक्टर अफेक्टिंग में है उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। चलिए लिख लेते हैं KClO3 का भी, चौथा भी, फोर्थ KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। और जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, KCl बनता है और प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, KCl बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, तो देखिए कितने पोटेशियम है, एक है, क्लोरीन एक है, चलो बैलेंस, ऑक्सीजन इधर 3 है इधर 2 है, तो इसको हम जानबूझ करके लिख रहे हैं 3/2, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। फ्रैक्शन में लिखने का रीजन यही है कि थोड़ा और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, वो अलग की बात है, ठीक है। चलिए अब आइए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं KClO3 का। ऊपर थोड़ा सा जगह बना लें, तो देखिए इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट कर दीजिए, क्या बनेगा, KCl बनेगा और प्लस 3/2 O2 बना दीजिए, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन आपको पोटेशियम क्लोरेट अपान डेल्टा T इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस, तो 1/1 छोड़ दीजिए, तो डेल्टा KCl अपान डेल्टा T। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट है तो प्लस हो गया 1 और ये 3/2 डेल्टा O2 अपान डेल्टा T, ठीक है। तो सब कुछ सेम रहेगा, माइनस डेल्टा KClO3 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा KCl अपान डेल्टा T इज इक्वल टू, अब ये 3/2 का जब ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस साइन तो रहेगा ही, और ये डेल्टा O2 अपान डेल्टा T, ठीक है। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन किया जाता है, ठीक। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं।
तो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के बेसिस पर, इक्वेशन क्या है, N2 + 3H2 = 2NH3। अब इसमें आपको एक डेटा दिया गया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसके बेसिस पर आपको फाइंड आउट करना है क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, R इज इक्वल टू, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद ही हमें लिखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो माइनस हो गया 1/1, और ये डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है तो माइनस हो गया, और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 हो गया, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, अमोनिया प्रोडक्ट है तो ये प्लस हो गया, और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 और डेल्टा NH3, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए इसमें क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन है, यानी डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी, इसकी वैल्यू दिया है, कितना है, 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया है, यानी इतना वैल्यू दिया है, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना रहे तो इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से सब सॉल्व हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या है, 1/3, और ये डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी, यही है। माइनस साइन लगाइए चाहे मत लगाइए, उससे अब मतलब नहीं है, बस वो प्लस और माइनस यही बताता है कि रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। तो 1/3 इंटू, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है हाइड्रोजन का 10 दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 3.33 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस पूछा है। तो नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस, अब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हाइड्रोजन का जो डेटा दिया है वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा यानी बी नंबर इसमें, तो बी क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, यानी डेल्टा N2 अपान डेल्टा टी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब ये इज इक्वल टू है 1/3, इधर भी माइनस इधर भी माइनस लगा है, डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी, ठीक है। हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, वैसे यही वैल्यू है R, वो भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, इधर से सॉल्व करना चाहते हैं इधर से सॉल्व कर दीजिए, N2 अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 3.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और तीसरा क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, यानी आपसे ये पूछा गया है सी नंबर में, डेल्टा NH3 अपान डेल्टा टी, ये पूछा गया है, और ये पूछा गया है, तो चलिए इसके हेल्प से, तो देखिए ये इक्वल टू हाइड्रोजन का है, और ये इक्वल टू ये है, और ये तो जिसके साथ चाहिए उसके साथ निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन के साथ ही निकालते हैं, चलिए क्या है, 1/2 डेल्टा NH3 अपान डेल्टा टी, यही इक्वल टू क्या है, 1/3 डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी, ठीक है। वैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन से भी जब सॉल्व करते हैं तो ये इससे रेट ऑफ रिएक्शन से 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए NH डेल्टा तो लगाया ही नहीं, डेल्टा NH3 अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 10,
इसकी वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 6.66 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक सल्फर डाइऑक्साइड का क्वेश्चन है, उसको भी लगाते हैं भाई। केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन और लगाते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि SO2 रिएक्ट्स विथ O2 to form SO3 if rate of disappearance of SO2 is 5 mole per liter per second, then determine rate of chemical reaction, rate of disappearance of O2, rate of appearance of SO3। इस क्वेश्चन में देखिएगा इक्वेशन नहीं दिया गया, जो केमिकल इक्वेशन है वो नहीं दिया गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो अमोनिया वाला था उसमें केमिकल इक्वेशन दिया गया। तो ऐसे केस में आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और फिर बैलेंस करेंगे, फिर जाकर के कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, इसका आंसर देते हैं। तो देखिए SO2 प्लस O2 और ये लिख दीजिए SO3। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए इक्वेशन नहीं दिया गया तो पहले लिखना, और इक्वेशन कैसा रहे, बैलेंस। और इक्वेशन आप जब भी इस तरह के सवाल को सॉल्व करिए तो जो इक्वेशन अगर जो दिया है तो पहले चेक कर लीजिए कि वो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अगर जो नहीं बैलेंस है बैलेंस करके तब लगाइए। ठीक है, क्या होगा, R इज इक्वल टू -1/2, ये रिएक्टेंट है तो डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस, ऑक्सीजन के सामने 1 है तो 1/1 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो प्लस हो गया 1/2 हो गया क्योंकि 2 है, और डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, यानी ये दिया है डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T, इसकी वैल्यू दिया है 5 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, अब इसके हेल्प से आप पहला क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी R इज इक्वल टू आपको निकालना है, क्या होगा, R इज इक्वल टू 1/2 -1/2 दिया है, और डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2, और ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है 5 दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर इसका एक पार्ट का आंसर है 2.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आइए इसके बी वाले पार्ट में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, यानी O2, और ये देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा, ये R के बराबर हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाले हैं आप उससे भी लगा सकते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालना है तो ये R की जगह रख दीजिए, 2.5 इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, और लिख दीजिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो लिख देते हैं, ये बी पार्ट है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सी पार्ट, सी क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 यानी पूछ क्या रहा है, डेल्टा SO3 अपान डेल्टा T, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये इक्वल टू ये है, ये आप किसी से के साथ रख करके निकाल सकते हैं। तो जैसे ये SO2 के साथ भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ क्या दिया है,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 दिया है। चलिए इसके साथ ही निकालते हैं, इसका और इसको बराबर कर दीजिए। तो ये 1/2 और ये डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो SO2 का दिया है, तो ये आपसे पूछ रहा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू दिया है 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपका लग गया है। अब आइए देख लेते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन, इसमें हम जो स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो 2 तरह का, एक एवरेज करते हैं और एक हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको वो थियरी के फॉर्म में भी बता दे रहे हैं। तो देखिए एक हम ग्राफ प्लॉट कर ले रहे हैं ये वाई एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और हम ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ये रिएक्टेंट के लिए है। ठीक है, अगर जो ये ऐसे रहता तो प्रोडक्ट के लिए रहता। तो पहले हम रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं। तो रिएक्टेंट कैसे पता चल रहा है कि देखिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये कंसंट्रेशन जो है कम होता है, कम हो रहा है। तो इससे पहले बताए भी थे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्टेंट के लिए है। अब आइए देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने टाइम t1 पर जो है यहां पर हमने स्टडी किया, तो जब हम इसके एलांग चलेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन C1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो हमको ग्राफ मिला टाइम t1 पर कंसंट्रेशन C1 है। अब टाइम और ज्यादा, तो t2 पर हम आते हैं। तो t2 पर जब हम आते हैं तो देखते हैं टाइम t2 पर कंसंट्रेशन हमको ये मिला और ये मिला दीजिए, C2A हो जाएगा। तो देखिए टाइम t1 पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, टाइम t2 पर कंसंट्रेशन कम हो गया है, और टाइम t2 जो है टाइम t1 से ज्यादा, क्योंकि इधर से 0 से ये स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए ये 0 हुआ। ठीक है, अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या निकालते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन concentration to the total change, it is the ratio of total change in concentration to the total change in time। अच्छा, अब टोटल चेंज निकालते हैं तो पहले कंसंट्रेशन का निकालते हैं, तो पहले डेल्टा C निकालते हैं। तो डेल्टा जब भी निकालते हैं, बार बार बता रहा हूं कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, C2 है, चलिए C2 माइनस C1, तो C1 की वैल्यू देखिए, C2 की वैल्यू C1 से कम है, तो यानी ये वैल्यू जो आएगी किस में आएगी, ये वैल्यू निगेटिव टर्म में आएगी। ठीक है, अच्छा, डेल्टा टी निकाल लीजिए। डेल्टा टी जब निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 माइनस T1 कर दीजिए। अच्छा देखिए T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, तो ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी।
अच्छा, डेल्टा सी की वैल्यू निगेटिव में है तो हम ये रिएक्टेंट के लिए यूज किए हैं तो हमें माइनस में मिल रहा है। अगर जो यही ग्राफ हम ऐसे किए रहते तो पॉजिटिव में आ जाता। ठीक है चलिए, तो हम अभी यहां माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, अब इसी को और एक्सपेंड करना चाहिए, कर दीजिए। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी अभी जो चेंज हम ले रहे थे इसमें बड़ा सा बदलाव ले रहे थे, अब हम मान ले रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। तो जैसे मान लीजिए हम अभी वही चल रहे हैं रिएक्टेंट के केस में ही, तो इधर ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। ठीक है, अब मान लीजिए हम पर्टिकुलर पॉइंट, इसी पॉइंट पर जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए, इसमें कंसंट्रेशन कोई बहुत ज्यादा चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, अगर जो ग्राफ है तो एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो टेंजेंट ड्रा करिए, देखिए मिल गया। जब टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं तो इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को, ROR को, ये DC बाई dt। ठीक है, अब यहां पर तो आपको बता नहीं पाएंगे कि कंसंट्रेशन कम है कि ज्यादा है। ठीक है भाई, जो एक ही पॉइंट ले रहे हैं वहां तो डिफरेंस ले रहे थे, तो बता दे रहे थे भैया ये C1 जो है C2 से ज्यादा है और C2 की वैल्यू जो है C1 से कम है, तो वहां निगेटिव आ जा रहा था। अब यहां क्या करेंगे, तो यहां हम थीटा देखते हैं। तो देखिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल होता है, जब भी आप एंगल नापते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में नापेंगे तो देखिए ये थीटा आएगा और यही स्लोप हो जाता है। ठीक है, अब इसका टेंजेंट ले लीजिए, tan थीटा ले लीजिए। अब tan थीटा लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 180 माइनस थीटा होगी। ठीक है, और जो स्लोप होता है ये आपको कई बार पढ़ चुके होंगे कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, लेकिन यहां स्लोप जो है निगेटिव में है, तो अब इसको जरा tan 180 माइनस थीटा कर दीजिए, tan 180 माइनस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आती है माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यानी यहां पर मैथ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि यहां पर ये जो वैल्यू जो है निगेटिव में आएगा। ठीक है, खैर इतना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो आपको मतलब ये थीटा मिल रहा तो आप इसको tan थीटा मान सकते हैं, बस निगेटिव साइन लगाना रहेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि हम रिएक्टेंट का लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, तो DC बाई dt हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें डेल्टा जो है टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, DC बाई dt कर दिया, यानी डिफरेंशियल के फॉर्म में। चलिए, अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लगा लेते हैं। अच्छा चलिए, अब ही देख लेते हैं हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा है और एवरेज रेट पढ़ा है, और दोनों में ग्राफ मैंने रिएक्टेंट का लेकर के अप्लाई किया है। ठीक है, अब आइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसे प्लस होता है कैसे माइनस होता है। तो ठीक है, पहले हम एवरेज का ही देख लेते हैं। ठीक है, यानी कंपेरिजन करा लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बुक में सिर्फ आपका एक ही दिया है, हम दोनों यहां पर करा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम रिएक्टेंट के बारे में चल रहे हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट R से कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमने ये कहा कि बेटा जो रिएक्टेंट का ग्राफ होता है वो इस तरीके से स्लोप आएगा।
अब कंसंट्रेशन हम आप आर ऐसे मान ले रहे हैं, यानी नीचे 0 है और ऊपर ये बढ़ रहा है, और ये टाइम टी है और ये टाइम टी जो है यहाँ 0 है, ऐसे बढ़ रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर टाइम टी पर कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। इसके पहले सी माने थे, अब आर मान लिए हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये टाइम T1 है, तो ये इस पर कंसंट्रेशन R1 होगा। इस टाइम T2 पर इसका कंसंट्रेशन अब क्या होगा, ये R2 होगा। ठीक है, अब हम ये बता दे रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो क्या करेंगे, आर आर इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। अभी हमने प्लस नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ऐसा छोड़ दिया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे इसमें नेगेटिव होगा। तो डेल्टा हमेशा कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल टाइम T1 है तो T1 पर कंसंट्रेशन R1 है, फाइनल टाइम T2 है तो कंसंट्रेशन R2 है। तो ये R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। तो देखिए R2 की वैल्यू कम है, R1 की वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव होगा और ये डेल्टा R हो जाएगा और ये डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने रिएक्टेंट के केस में दिखा दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट का निकालते हैं तो वो निगेटिव में आता है। ठीक है, तो खाली इतना ध्यान ही रखिएगा कि निगेटिव का मतलब है वो रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे आप एवरेज निकालिए चाहे आप इंस्टेंटेनियस निकालिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो इंस्टेंटेनियस में निकालेंगे तो वहां पर थीटा और टेन थीटा और टेन वन माइनस थीटा में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, टेन वन माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा के बराबर हो जाता है और कोई चेंज नहीं होता है। चलिए प्रोडक्ट का देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या होगा कि कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ऐसे ग्राफ आएगा। तो हम प्रोडक्ट हम मान ले रहे हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वाई एक्सिस के एलांग ये है और ये टाइम तो वही मानेंगे एक्स एक्सिस के एलांग। अब मान लीजिए हम टाइम T1 पर आ रहे हैं, तो टाइम T1 हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा प्रोडक्ट का। अब टाइम T2 पर आ जाइए, ये T2 पर, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये हो जाएगा P2। तो अब आप देख रहे होंगे कि टाइम T1 पर जो P1 है उसकी वैल्यू कम है, यानी ये P1 कम है, P2 ज्यादा। भाई 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये P1 पहले पढ़ रहा है तो कम है, P2 ज्यादा है, और इधर T1 कम है, T2 ज्यादा है। ठीक है, तो अब डेल्टा पी रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो डेल्टा पी निकालेंगे। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, P2 है, अब इनिशियल क्या है, P1 है। अच्छा, अपान T2 माइनस T1। तो देखिए P2 की वैल्यू जो है P1 से ज्यादा है, P2 की जो वैल्यू है P1 से ज्यादा है। ठीक है, तो यानी आर ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए पॉजिटिव में आएगा तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो एवरेज निकालिए चाहे इंस्टेंटेनियस। अभी इंस्टेंटेनियस का भी दिखा देते हैं कि आप जब भी निकालेंगे, रिएक्टेंट का निकालेंगे, प्रोडक्ट का निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लस और माइनस होता चला जाता है। जैसे इसके पहले मैंने आपको इक्वेशन में भी दिखाया था, आर इक्वल टू जहां रिएक्टेंट था माइनस लगा दिए थे और जहां प्रोडक्ट था वहां प्लस लगा दिए थे। अब आइए देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस में ऐसा क्या, कैसे हम डिसाइड कर लेते हैं कि प्लस है कि माइनस। तो बस बेटा उतना ही ध्यान रखिएगा कि
tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, और अगर जो नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत करके मैथमेटिकल टूल्स जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, इवन बायोलॉजी में जब आप पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको काम में आएगा। ठीक है, चलिए एक दिन नहीं होगा तो किसी दिन सबको समराइज कर देंगे कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में है। चलिए देख लेते हैं, याद रखिएगा, क्या याद रखना है, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, हमको अभी मैथ नहीं पढ़ाना है, ठीक है, हमको तो केमिस्ट्री पढ़ाना है। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं। अब इंस्टेंटेनियस में देखते हैं। इसमें कौन सा क्या जादू हो जाता है देखते हैं। तो चलिए पहले रिएक्टेंट के बारे में ही देखते हैं। ये कंसंट्रेशन C है, मान लीजिए ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये टाइम T है। अब मान लीजिए हमको इसी पॉइंट पर हम इसी टाइम पे जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो भाई यहां तो चेंज नहीं निकाल पाएंगे ना, एक के लाइन है, इसके पहले तो दो था, डिफरेंस था, तब हम निकाल ले जा रहे थे। अब क्या करेंगे, तो अब सीधा सीधा बात है, क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस ग्राफ के एलांग जो है एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो थीटा जो नापेंगे वो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये 180 माइनस थीटा होती है, और ये आपको कई बार बता चुके हैं कि स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। अब tan थीटा यहाँ कौन है, ये है, तो tan थीटा वही 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बस खत्म। तो देखिए tan थीटा, तो यहाँ क्या है, tan 180 माइनस थीटा। अब इसी को क्या कहेंगे, अब इसको हम ये कह देंगे, सॉरी, tan 180 माइनस थीटा। तो जब हम स्लोप यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, बस और कुछ नहीं होता है। अब आइए देख लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए, ये मान लीजिए अगर जो इसके लिए थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो हम इसके लिए लिख देते हैं dr अपान dt, और ये वैल्यू माइनस में आ जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट के लिए हमने ड्रा किया, अब प्रोडक्ट के लिए इंस्टेंटेनियस ड्रा करना रहे तब क्या करेंगे, बस ये है, ये आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, नीचे 0 है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, और ये टाइम T है ऐसे। तो अब जो है प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ऐसे आएगा, भाई टाइम के अकॉर्डिंग जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, और हमें इसी पॉइंट पर जाना है कि इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, और टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर ये सामने आएगा, तो इसको हम ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रा कर लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर वही हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, अब इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं। ठीक है, अब आइए इस ग्राफ के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या निकालना है, जैसे देखिए दिया क्या है, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, ये इक्वेशन दिया है, चेक कर लीजिए बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक, और ये ग्राफ में डाटा दिया गया, इसके बेसिस पर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 निकालना है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 निकालना है। तो सबसे पहला नंबर काम, आंसर जब देंगे तो क्या करना है, चेक करना है इक्वेशन बैलेंस है। चलिए वो तो काम पूरा हो चुका कि इक्वेशन बैलेंस है। अब क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे पहले रिएक्टेंट का देखेंगे, तो SO2 का लिख देते हैं माइनस,
और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये 1/2 हो गया। डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम t इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये माइनस हो गया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1/1 हो गया, और ये डेल्टा लगा देंगे O2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ये है तो प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा SO3। अच्छा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो दिया ही है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दिया है तो डेल्टा SO3 अपान डेल्टा टी, ठीक है। अब इस ग्राफ के हेल्प से देखिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, SO2 का यानी SO2 बाई डेल्टा टी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो डेल्टा SO2 कितना दिया है, तो फाइनल कौन है 5 सेकेंड पर, ये 4 है, और इनिशियल मतलब 3 पर, तो 3 पर टाइम ये 12 था, तो ये देखिए -8 मोल पर लीटर आ गया। और डेल्टा टी निकाल लीजिए, तो डेल्टा टी कहाँ से निकलेगा, फाइनल 5 है और इनिशियल 3 है, तो ये 2 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, अच्छा SO2 के टर्म में तो -1/2 और ये डेल्टा SO2 अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो ये 1/2 लिख देते हैं और ये 8 है अपान डेल्टा टी कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आइए सॉल्व कर देते हैं इसी के हेल्प से। तो रेट इक्वल टू दिया है क्या, अब रेट ऑफ अपीयरेंस तो इसको निकाल लेते हैं। तो R इज इक्वल टू दिया है कितना, +1/2 डेल्टा SO3 अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो डेल्टा SO3 अपान डेल्टा टी, इसकी वैल्यू 2R हो जाएगी, तो 2 × 2 = 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो R = क्या है, डेल्टा O2 अपान डेल्टा टी, तो ये 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन इसलिए नहीं कि दोनों बराबर हैं इसीलिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने ग्राफ के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें थीटा दे देते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के हेल्प से निकाल लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। तो देखिए ये ग्राफ जैसे बना हुआ है, तो ये वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ क्यू दिया है और ये टाइम दिया, और ये एंगल जो है 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि tan थीटा, अब हमको जैसे इसको यहाँ से थीटा मानेंगे तो ये tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और वैल्यू क्या होगा, बस माइनस में वैल्यू हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं DQ अपान DT, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यानी इसका मतलब ये हो गया, ये Q का रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये इसके टर्म में क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q, यानी ये क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q। तो Q का रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो कितना है, tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा,
भाई ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दीजिए, 1/2 हो गया, और ये डेल dP बाई dt, जो डेल्टा लिखते थे उसकी जगह डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो हम यहाँ पर dQ बाई dt भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रिएक्टेंट 1 है तो 1/1 हो जाएगा। अब डेल्टा की जगह हम d यूज कर रहे हैं तो dR बाई dt, ठीक है, लगा दीजिए कंसंट्रेशन का टर्म, ठीक। तो dQ बाई dt इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/3, और ये क्या हो जाएगा, dQ बाई dt इक्वल टू 1/3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब आप निकालना चाहते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी, चलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, यानी ये पूछ रहा है माइनस ये dP बाई dt, ये पूछ रहा है, तो ये dP बाई dt यहाँ से निकाल लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू है, तो क्या है R इक्वल टू -1/2 dP अपान dt, और रेट ऑफ रिएक्शन अभी आया है 1/3 आया है, तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस लगाना चाहे लगाइए चाहे हटा दीजिए, dP बाई dt, ठीक है, तो dP बाई dt इक्वल टू लिख दीजिए dP अपान dt इज इक्वल टू 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है ये नहीं है, अब निकालना चाहिए, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर भी निकाल दीजिए, चलिए देखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और ये बराबर है, तो आर के बराबर है, और आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू जो आई है रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर की वैल्यू नहीं निकाले हैं क्या, निकाल लेते हैं किसी से, क्या दिया, dP बाई dt दिया है ना, चलिए dP बाई dt ये 2/3 है, निकाल लीजिए इसी से, 1/2 ये dP अपान dt, तो 1/2 इंटू dP बाई dt की वैल्यू 2/3 इक्वल टू 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। अब आइए अब नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।